डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम इन माय ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस। आप सबका मेरी ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस में स्वागत है। मैं शीशपाल चौहान आप सबका स्वागत करता हूं अपनी ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस में। आज मैं बीए सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए उनकी एक पोएम एलिजी लेके आया हूं और दिस पोएम हैज बीन रिटन बाय थॉमस ग्रे। ये थॉमस ग्रे के द्वारा लिखी गई पोएम है। लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ इम्पोर्टेंट स्टेंजास। इस पोएम के मैं इंपॉर्टेंट स्टेंजास ले रहा हूं जिनकी एक्सप्लेनेशन आपको लाइन टू लाइन दूंगा। लेट्स बिगिन विद द लाइंस 13 to 16। 13 से 16 तक की लाइंस हम लेते हैं, पहले पढ़ लेते हैं, फिर आगे वर्ड मीनिंग करेंगे। देन आई शैल एक्सप्लेन these lines. Beneath those rugged alps that yew trees shades, where heaves the turf in many a mouldering heap, each in his narrow cell forever laid, the rude forefathers of the hamlet sleep. आप जानते हैं कि the poet is sitting in a churchyard and his eyes fall on the graves of the forefathers of the simple villagers. जो गांव के सीधे साधे लोग हैं उनके forefathers means ancestors, उनके जो पूर्वज हैं उनकी यहाँ पे ग्रेव्स बनी हुई हैं और उनकी तरफ कवि का ध्यान जाता है। और वो बीनीथ का मतलब क्या होता है? अंडर, नीचे। रगेड एल्म्स, एल्म्स एक सदाबहार वृक्ष होता है और रगेड खुरदरा टाइप का इनकी जो तने हैं वो पोएम दिखा देता हूँ। ये तना होता है तो काफी उम्र के साथ साथ ये खुरदरा हो जाता है। ये जो बाक बोलते हैं, जो छाल होती है तने पे या पेड़ के ऊपर जो छाल होती है ये इस तरह की बन जाती है। द पोएट हैज यूज्ड रगेड एल्म्स। एल्म्स ट्रीज हैं, वृक्षों पर ये छाल इस तरह की बन जाती है वक्त के साथ साथ, क्योंकि कई वर्ष पुराने ये एल्म्स ट्री हो सकते हैं। और ये मोल्डरिंग ये है, ये उल्ली वगैरह इसमें बारिश के पानी की वजह से, सीलन की वजह से लग जाती है। तो इसमें देखिए आप दोबारा, दैट यू ट्री, एक वृक्ष की तरफ इशारा करके कहते हैं। वो जो वृक्ष है उसकी शेड में, उसकी छाया में क्या है? वेयर हीव्स द टर्फ इन मैनी मोल्डरिंग हीप। हीप, वहाँ हीप दिखाई दे रहे हैं उन्हें। हीप का मतलब क्या होता है? हीप मीन्स ढेर। और ढेर किस तरह? जैसे ये वृक्ष है कोई और वृक्ष के नीचे ये यू ट्री है, सपोज करो दिस इज यू ट्री, और इसके नीचे यहाँ कहीं हीप बने हुए हैं इस तरह से। उभरा हुआ हिस्सा जो होता है मिट्टी का, ये मतलब हीप इस तरह का बना हुआ है। ये क्या है? यहाँ पे कब्र, नीचे कब्र है, कब्र बनी हुई है और ऊपर मिट्टी के ढेर हैं। मिट्टी के ढेर में फॉसिल्स वगैरह, लीव्स, सूखे हुए पत्ते वगैरह होते हैं, टहनियाँ होती है, गल सड़ जाती है। और मोल्डरिंग इस वजह से कहा है, उनमें उल्ली वगैरह भी लगी होती है, तो ये हीप है। इसके ऊपर हरा घास उगाता है और इस वजह से यहाँ पे ये क्या, टर्फ, गुच्छे जो घास के होते हैं इस पे उगे हुए हैं। जब हवा आती है तो उनको हिलाती है, इन गुच्छों को हिलाती है। वेयर हीव्स द टर्फ इन मैनी ए मोल्डरिंग हीप। मैनी मीन्स यहाँ कई इस तरह के हीप बने हुए हैं, कब्रें हैं, तो उनके ऊपर घास उगी हुई है। और जब हवा आती है तो ये घास हिलता है, कभी ऊपर कभी नीचे। जैसे हीविंग होता है, जब आदमी सांस लेता है तो छाती ऊपर जाती है फिर नीचे जाती है, इस तरह से ये मूवमेंट है इस घास की। Each in his narrow cell forever laid, the rude forefathers of the hamlet sleep। और ईच जो कब्र है उसमें प्रत्येक व्यक्ति जो फोरफादर है, इन सीधे साधे गांव वालों के जो पूर्वज हैं, इन कब्रों में लेटे हुए हैं, सदैव के लिए लेटा दिए गए हैं। द रूड फोरफादर, रूड इसलिए कहा है ने कि ये सीधे साधे सिंपल्टन होते हैं, अपनी भाषा में पॉलिश्ड नहीं होते और क्रूड भाषा बोलते हैं। जो दिल में होता है वो साफ बोलते हैं, उसमें कोई पॉलिशिंग वगैरह नहीं होती। हैमलेट विलेज को कहा गया है और ये सारे फोरफादर्स जो इनके पूर्वज हैं इन कब्रों में सोए पड़े हैं। तो आगे इसको डिटेल में हम दिखा रहे हैं आपको। वर्ड मीनिंग देख लेते हैं दोबारा। बीनीथ मीन्स अंडर, रगेड हैविंग रफ सरफेस, जैसे मैंने आपको पेड़ की छाल दिखाई थी। और एल्म्स एवरग्रीन ट्रीज, हीव्स द प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग एंड एक्सेलिंग एयर इनटू बॉडी। जब आप सांस लेते हैं तो सांस के साथ आपकी छाती ऊपर जाती है फिर नीचे आती है,
टफ थिक ग्रास ग्रोन ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ, धरती की सतह पे जो घना घास उगा हुआ है, थिक मीन्स घना और घास उगा हुआ है। मोल्डरिंग हीप ऑफ द अर्थ मिक्स्ड विद द फॉसिल्स ऑफ ड्राई एंड डीकेड लीव्स एंड ब्रांचेज ऑफ ट्रीज। वृक्षों के पत्ते झड़ते हैं और टहनियां टूट के सूख के उन्हीं हीप में इकट्ठी होती रहती है। ब्रांचेज ऑफ ट्रीज, वृक्षों के पत्ते झड़ते हैं और टहनियां टूट के सूख के उन्हीं हीप में इकट्ठी होती रहती है और इस तरह से वो एक हीप बन जाता है। मोल्डरिंग इस सेंस में अगर डिकेड, पत्ते जो होते हैं डिकेड, ब्रांचेज उसमें मिक्स अप हो जाती है। नैरो सेल, नैरो मीन्स तंग, सेल मीन्स कोठड़ी। ये जो कब्र हैं ये बहुत ही तंग होती है, छोटी 5-6 फुट 5-1 फुट की लंबाई होती है और 4-1 फुट की चौड़ाई होती है। Forever laid, here the words means that the dead bodies of the forefathers of simple-minded villagers have been laid to rest forever। यहाँ पे forever laid का अर्थ यही है कि जो पूर्वज हैं जिसकी भी मृत्यु होती है, कब्र खोदी जाती है, उसमें उसको लेटा दिया जाता है हमेशा हमेशा के लिए। रूड नॉट पोलाइट, रूड का मतलब जो पोलाइट ना हो। अनपोलिश्ड फॉर फादर्स ऑफ द हैमलेट, हैमलेट स्टैंड्स फॉर विलेज। ये तना दिखाया मैंने, ये छाल दिखाई है जो बाक होती है ट्री की, इस तरह से उम्र के साथ साथ इतनी रफ हो जाती है। एक्सप्लेनेशन ऑफ दीज लाइन्स, द पोएट्स आईज फॉल ऑन द ग्रेव्स अंडर द शेड ऑफ लॉन्ग एज्ड एल्म ट्रीज। बैठे बैठे कवि का ध्यान एक एल्म ट्री की तरफ जाता है और उसके नीचे कुछ कब्रें बनी हुई हैं, उसकी छाया में कुछ कब्रें बनी हुई हैं। एल्म को लॉन्ग एज्ड दिखाया गया है, उसके जो छाल है वो काफी खुरदरी हो चुकी है उम्र की वजह से। Whose barks have become rugged due to the passage of time. Under these trees, in addition, some heaps of earth are also there. इन वृक्षों के नीचे कुछ ढेर भी हैं, ढेर बने हुए हैं, जैसे ये सतह है इस तरह से ये ढेर है, यहाँ पे एक ढेर है, यहाँ पे मिट्टी दिखाई दे रही है। और these heaps have been formed with the decayed leaves and branches of trees mixed with earth that kept on falling on them from time to time by blowing of the wind। जब हवा चलती है तो पत्ते यहाँ इकट्ठे हो जाते हैं, कुछ टहनियाँ इकट्ठी हो जाती हैं और वो गल सड़ जाती हैं, तो इस तरह से वो मिट्टी में ही चेंज हो जाती है। Short and thick green grass has grown over these heaps। ये जो heaps हैं इनके ऊपर छोटा घास उग आया है, काफी घना है वो। The gust of winds is moving these tufts of grass। हवा आती है और इस घास के गुच्छों को हिला के चली जाती है। Under these heaps there are graves of the forefathers of the simple-minded villagers। इन ढेरों के नीचे इन साधारण से लोगों के पूर्वजों की कब्रें हैं। Forefathers means ancestors, पूर्वज। The forefathers have been described as crude। forefathers को crude कहा गया है, यहाँ पे rude word यूज किया है forefathers के लिए, because they were illiterate and straightforward in their behavior and speech। क्योंकि वो अनपढ़ थे, अपने व्यवहार में पॉलिश्ड नहीं थे, सीधे सादी सीधी बात करने वाले लोग थे। The poet says that these forefathers are sleeping in these graves। और कवि कहता है कि ये सीधे साधे लोग इन कब्रों में सोए पड़े हैं। Now lines 17 to 20, 17 से लेकर 20 तक की पंक्तियां हम पढ़ देते हैं। The breezy call of incense breathing morn, the swallow twittering from the straw-built shed, the cock's shrill clarion or the echoing horn, no more shall rouse them from their lowly bed। आप जानते हैं कि कभी ग्रेव्स की बात कर रहे हैं और उनमें गांव वालों के पूर्वज दफना दिए गए हैं, उसमें लेटे पड़े हैं, डेथ हो चुकी है उन सब की और उनकी डेड बॉडीज उसमें उन कब्रों में हैं। तो कभी ये कहना चाहता है कि ये लोग कभी भी अपनी मौत की नींद से जागेंगे नहीं, भले ही इनके आसपास आके शोर करो, कोई पक्षी चहचहाए या फिर मुर्गा बांग दे या कोई शंख बज रहा हो आसपास, कोई हॉर्न बज रहा हो, तो इनको ये नींद से जागने वाले नहीं है। इन लाइनों में सिर्फ ये बात कवि हमें बताते हैं। द ब्रीजी कॉल ऑफ इंसेंस ब्रीदिंग मॉर्न, ब्रीदिंग मॉर्न, यहाँ पे मॉर्न मीन्स मॉर्निंग, सुबह का समय। तो सुबह को पर्सनिफाई करके कवि कहते हैं कि सुबह की जो हवा है, जो ब्रीज चलती, ब्रीज सुहावनी हवा होती है,
सुखद हवा होती है। प्रतीत होता है जैसे कवि पर्सनिफाई करके मॉर्निंग को एक व्यक्ति के रूप में देख रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है जैसे मुंह से वो सांस छोड़ रही है। मॉर्निंग एक्सहेल करते हैं, सांस छोड़ते हैं, तो वो जो पफ ऑफ एयर है वो काफी खुशबूदार है और इन लोगों तक पहुंच रहा है। तो वो पफ, वो जो ब्रीजी कॉल है मॉर्निंग की, वो भी इन लोगों को जो कब्रों में लेटे पड़े हैं इनको नहीं उठा पाएगी। फिर कभी एक इमेजरी और यूज कर रहे हैं स्वेलो बर्ड की। स्वेलो बर्ड ट्विटर कर रहे हैं किसी आसपास के कुछ दूरी पे कोई स्ट्रॉ का बना हुआ एक शेड है, घास फूस का बना हुआ एक शेड है, कोई झोपड़ी नुमा चीज है, उसमें से स्वेलो पक्षी चहचहा रहा है। तो इस पक्षी की आवाज भी उन लोगों को जो कब्र में सोए पड़े हैं उनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। द कॉक श्रिल क्लैरियन, गांव में कॉक बोलता है, मुर्गा बांग देता है, तो उसकी पतली सी क्लियर आवाज, क्लैरियन कॉल जो होती है, बिल्कुल स्पष्ट आवाज होती है, ऊंची आवाज होती है, वो भी इन लोगों को जगा नहीं पाएगी। या फिर कहीं कोई हॉर्न बजा रहा है और उसकी आवाज इको कर रही है, आवाज आ रही है दूर से, वो म्यूजिकल साउंड भी इनको नहीं जगा पाएगी। नो मोर शेल राउज देम फ्रॉम देयर लोली बेड। लोली बेड जो हम्बल बेड है इनका, मिट्टी का बेड है, मिट्टी में लेटे पड़े हैं, तो इनके बेड से इनको कुछ भी नहीं जगा पाएगा। तो डिटेल में वर्ड मीनिंग करते हैं, फिर एक्सप्लेनेशन लेते हैं। आप देख रहे हैं दिस इज हॉर्न, हॉर्न टाइप है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, और ये स्वेलो बर्ड आसमान में उड़ते हुए दिख रहे हैं। ब्रीजी मीन्स प्लेजेंट, सुहावना। कॉल ए शाउट आउट टू अट्रैक्ट समवन्स अटेंशन, जब आप ऊंचा बोलते हो, किसी का ध्यान खींचते हो, उसे कॉल कहते हैं। इंसेंस मीन्स फ्रेग्रेंस, जो खुशबूदार हो। ब्रीदिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सेलिंग एंड इनहेलिंग एयर, सांस को अंदर ले जाना और बाहर छोड़ने की क्रिया को ब्रीदिंग कहते हैं। अ स्वेलो पक्षी होता है। ट्विटरिंग साउंड क्रिएटेड बाय दिस बर्ड। स्ट्रॉ बिल्ट शेड, ये घास फूस का बना हुआ कोई झोंपड़ा। और श्रिल, बहुत ही पतली सी आवाज। क्लेरियन, वेरी क्लियर मैसेज, जैसे मुर्गा बांग देता है, उठने का मैसेज देता है कि अपनी नींद से जागिए। इको करना होता है, रेवरबरेट करना, गूंजना। राउज करना, वेकअप करना, नींद से जगाना। और लेट्स रीड द एक्सप्लेनेशन। While sitting in the country churchyard, the poet's eyes fall on the graves of the villagers' forefathers. बैठे बैठे कवि का ध्यान कब्रों की तरफ जाता है। उस वृक्ष के नीचे कुछ कब्रें बनी हुई हैं उनके पूर्वजों की, गांव वालों के पूर्वजों की। The poet imagines morning time, और कवि सुबह के वक्त को इमेजिन करते हैं। ए कूल ब्रीज इज ब्लोइंग, एक ठंडी सी मंद मंद समीर चल रही है, हवा चल रही है। द पोएट पर्सनिफाइज द मॉर्निंग, मॉर्निंग को पर्सनिफाई करते हैं, वो एक ह्यूमन शेप में मॉर्निंग को देख रहे हैं। It seems to the poet that the fragrant breath, the twittering of the swallow, the shrill call of the cock or horn coming from nearby places shall no more wake up the forefathers of the villagers who are lying buried in their graves. कवि को ऐसा लगता है कि ये जो मंद मंद समीर चल रही है, खुशबूदार हवा चल रही है, सुबह बहुत ही हल्की सी हवा होती है, और स्वेलो बर्ड की जो ट्विटरिंग है, उसके चहचहाने की आवाज है, और मुर्गे के बांग देने की जो आवाज है, या फिर हॉर्न के बजने की आवाज है, आसपास के जगहों से ये आवाजें आ रही हैं। तो गांव वालों के पूर्वजों को ये आवाज जगाने वाली नहीं है, बिकॉज दे आर लाइंग buried in their graves, क्योंकि वो अपनी कब्रों में लेटे पड़े हैं, उनकी डेड बॉडीज लेटी पड़ी है। डेड बॉडी कभी जागती नहीं है। So dear students, in this manner these lines are complete now. I shall come up with more lines on this poem, The Elegy,